चलिए, तो जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या से स्टार्ट हुआ था अभी, तो आज की पूरी चर्चा यह रहेगी कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हमने कल देखा, हमने रिस्क वैल्यू निकाला, भैया इतना लेवल या इतना रिस्क लेवल निकल करके आया है, उसे ही हम कैसे कंट्रोल करेंगे या उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसी के बारे में पूरी चर्चा आज की रहेगी। आइए शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये रहा हमारा हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। क्या होता है ये, तो हमने कल चर्चा की कि सर ये एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा सीक्वेंस है जो हमें बताता है कि किसी भी रिस्क को कंट्रोल करने का मेथड या तरीका या प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखिए, हमें प्रिकॉशन लेना है, हमें कंट्रोल मेजर लेने हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले कौन, ये बड़ा मायने रखता है। जैसे ऊपर बंदा चढ़ा है, आप क्या क्या आप उसको दे सकते हैं, तो सर वर्कर को ट्रेनिंग भी देंगे, वर्कर को फुल बॉडी हार्नेस भी देंगे, वर्कर को पूरा पीपीई भी देंगे, हमको गार्डरेल भी लगाना है, हमको प्लेटफॉर्म भी देना है, टोगोड भी लगाना है, हमको सेफ्टी नेट भी देना है, हमको वर्कर का हाइट पास भी बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब शर्त ये है कि कौन पहले दोगे आप, क्या चीज है जो पहले दोगे। तो सर फुल बॉडी हार्नेस पहले दे देंगे। अच्छा, बिना गार्डरेल का फुल बॉडी हार्नेस किस काम का है? अच्छा सर, गार्डरेल भी दे देंगे। अच्छा, गार्डरेल फुल बॉडी हार्नेस दोनों दे दिए। वर्कर के पास अगर ट्रेनिंग है नहीं तो उस गार्डरेल और फुल बॉडी हार्नेस का क्या काम? अच्छा सर, वर्कर को ट्रेनिंग भी देंगे। अच्छा, अगर परमिट ही नहीं है तो काम किस बात का कर रहा है? अच्छा सर, परमिट भी देंगे। अच्छा, वर्कर का हाइट पास नहीं बना है तो परमिट लेके क्या करोगे? तो अब आपके सामने प्रॉब्लम खुलती जा रही है। तो क्यों ना एक ऐसा सीक्वेंस फॉलो करें जिससे कि सारी चीजें एक सिस्टम से कंट्रोल की जा सकती है, एक सिस्टमेटिक ढंग से उनका कंट्रोल किया जा रहा हो। तो अब इसके लिए आता है हायरार्की। इसमें सबसे पहला होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि हजार्ड को पूरी तरीके से समाप्त करो। पहला प्रयास तो ये होता है भाई कि हजार्ड को खत्म करो, चाहे जो करना पड़े। अगर ऐसा पॉसिबल है कि हजार्ड को खत्म किया जा सकता है तो करो, बट प्रॉब्लम अपने पास ये है कि हर बार ऐसा संभव नहीं है। अगर आप 100 काम कर रहे हो तो हो सकता है कि 1-2 काम में एलिमिनेशन का यूज हो पाए, बाकी में होगा ही नहीं। ध्यान रहे, ये ऐसा नहीं कि 5 ठो दिया तो किसी एक का इस्तेमाल कर लेना है, बाकी को छोड़ देना है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रहे, अगर आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर पा रहे हो तो आपको बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हजार्ड ही एलिमिनेट हो गया तो मतलब भाई खतरा ही नहीं, तो बचा किस बात का हो गया। लेकिन अगर आपने एलिमिनेशन यूज आप नहीं कर पाए, एलिमिनेशन का इस्तेमाल अगर आपके द्वारा नहीं हो पाया, तो अब आपको बचे इन चारों का इस्तेमाल करना होगा। बात क्लियर हो रही है मेरी? ठीक, देखिए, तो वही कह रहा है सर, तो इसका आपको एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जितना ऊपर है वो उतना इफेक्टिव है और जो जितना नीचे है उतना ही कम इफेक्टिव। मतलब कहें कि जो जितना ऊपर है वो उतना बेहतर तरीके से खतरे को कंट्रोल या कम कर रहा होगा, और जो जितना नीचे है वह उतना ही कम खतरे को कंट्रोल कर पा रहा होगा। तो एलिमिनेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन में आता है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये वर्ड कभी सुना है? प्लेयर्स, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11। जाते कितने हैं? 14 या 15। क्यों? वो सब्स्टिट्यूट है उन प्लेयर के जो लोग अगर चोटिल हो जाते हैं। तो बॉलर को चोट लगी है तो बैट्समैन उतार सकते हैं? नहीं, उसकी जगह पे बॉलर ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमें वही बंदा चाहिए, मतलब हमें काम वही चाहिए, भले वो दूसरा बंदा कर रहा हो। सही है? अगर कीपर को चोट लगी है तो आप मिडफील्डर थोड़ी बनाओगे, आपको कीपर ही भले दूसरा हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी चीज को बदल देना किसी ऐसी चीज में जो काम वही कर रहा हो लेकिन रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। फिर आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो जिससे खतरे को कम या समाप्त करने का प्रयास करते हैं, वो होता है आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल। में टेक्नोलॉजी का यूज बेसिकली किया जाता है। फिर होता है हमारा पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डेटा जो आप काम के रिलेटेड इस्तेमाल करते हो। समझ में आई कुछ?
फिर आइए, फिर लास्ट में आता है आपका पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो उनको वर्कर को आप पीपीई देते हो वो सबसे लास्ट में रखे जाते हैं। अब आइए एक एक को देखा जाए कि क्या है, कैसे है, काम करता है। स्टार्ट किया जाए, ये वो है, क्या करेंगे अगर एलिमिनेशन यूज हुआ तो बाकियों का इस्तेमाल होगा, बोले नहीं, लेकिन अगर एलिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो बाकियों का यूज करना है, तो किसका किसका यूज करेंगे इसमें से, सबका या फिर कैसे, सबका। ध्यान रहे हायरार्की का मतलब होता है श्रेणी या क्रम, तो जो पहले नंबर पे है वो हमेशा पहले पे होगा, जो पांचवें पे हमेशा पांचवें, मतलब ये जो चीज है वो आपको सीक्वेंस में ही कंसीडर करना होगा, इसका कोई ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पांच है तो आगे पीछे भी करके काम चल जाएगा, ध्यान रहे, इस बात को क्लियर रखिएगा। अब आइए क्या होता है एलिमिनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमें एक बात पता है क्या कि सर 1000 की वजह से रिस्क क्रिएट होता है, इतना तो क्लियर है, बोलिए। यानी कि सर 1000 की वजह से रिस्क क्रिएट होता है, तो अगर मैं कहूं कि 1000 को ही निपटा दें, मतलब 1000 को ही समाप्त कर दें, तो रिस्क अपने आप खत्म हो जाएगा, वैसी बात है। तो वही कह रहा सर, इफ 1000 कैन बी एलिमिनेटेड, अगर किसी 1000 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर 1000 एलिमिनेट किया जा सकता है, देन द रिस्क क्रिएटेड बाय दैट 1000 डिसअपीयर। तो वो तभी संभव है सर जब हमारा वो सर्वे कर रहा है, तो क्या होगा, तो जो रिस्क क्रिएट हो रहा है वो पूरा हो जाएगा, खत्म, देन द रिस्क क्रिएटेड बाय दैट डिसअपीयर। यानी कि तब क्या होगा, जो रिस्क है उस 1000 की वजह से आ रहा था वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्या बोले, बेटे को मार दो, सॉरी बाप को मार दो, बेटा पैदा नहीं होगा। सिंपल सा मेथड क्या है कि 1000 है तो रिस्क आ रहा है, अगर 1000 ही नहीं रहा तो रिस्क आएगा कहां से, वही आएगी। अब ये मत कहिएगा सर 1000 बेटा है और रिस्क 1000 बाप है और रिस्क बेटा है तो मम्मी कहां गई, तो वो हिसाब नहीं है, ठीक है, खाली समझने के लिए, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी टिपिकल पॉइंट में ना लगकर सिंपल हो जाए। अब आइए फिर क्या है सर, ऐसा कब कर सकते हो आप, एलिमिनेशन का एक ही उपाय है कि आप काम ही छोड़ दो। अगर ऊपर व्यक्ति चढ़ा है तो काम अगर करेगा तो गिरने का खतरा तो रहेगा ही रहेगा, उसको अगर गिरने से बचाना है तो एक ही उपाय है कि आप तुम नीचे आ जाओ, काम मत करो ऊपर, सीधा फंड, अगर काम करेगा तो रिस्क रहेगा। तो इसका सीधा मतलब होता है एलिमिनेशन का, आपको एक्टिविटी ही छोड़नी पड़ेगी, आपको उस काम को ही छोड़ना है तभी ऐसा संभव, क्योंकि काम करेंगे तो रिस्क तो हमेशा बना ही रहेगा। तो एक तरह से दिस मस्ट बी डन बाय कंप्लीटली अवॉइडिंग एन एक्टिविटी, ये हो सकता है कब, जब आप उस एक्टिविटी को ही पूरी तरीके से छोड़ दो, दैट गिव राइज टू रिस्क, जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो रहा है। तो अब वही आगे बात करेंगे भाई, अगर करना है, क्योंकि छोड़ना तो कोई ऑप्शन नहीं, काम तो आपको झक मार के करना है। तो पहला ऑप्शन क्या रहा सर कि अगर बचना है तो खतरा है, अगर बचना है तो काम करे, काम ही छोड़ दीजिए, वही होता है एलिमिनेशन, मतलब पूरा 1000 ही एलिमिनेट कर दो। 1000 एलिमिनेट तभी होगा जब आप काम को छोड़ देंगे, काम करेंगे 1000 का एलिमिनेट हो ही नहीं सकता है, सीधा हिसाब है। कुर्सी पे बैठे तो गिरने का खतरा है, तो गिरने के खतरे से बचने में क्या करना होगा, चौकी बैठेंगे तब भी खतरा है, नीचे लेट गए काम खत्म है, बात समझ आए। अब आइए समझिए, अब आपको जैसे मान लो यहाँ पर एक तो जाली लगवानी है मेटल की, ठीक है, मेटल फ्रेम का हमको जाली लगवाना है, तो अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि हम जाएं छड़ वगैरह खरीद के लाएं, बैठ के यहाँ वेल्डिंग करें, उसके बाद लगवाएं, हमारा काम हुआ जाली लगवाने वाला हुआ ना, बट काम भी हुआ और साथ ही साथ वेल्डिंग का खतरा भी बढ़ा है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन, हम वेल्डिंग के काम को ही एलिमिनेट कर दें, वेल्डिंग का काम ही ना करें। ऐसा पॉसिबल है कि बनी बनाई जाली आ सकती है, बनी बनाई जाली आती है, अरे आपके वर्क प्लेस पर वेल्डिंग नहीं है, बाकी जहां हमको से क्या लेना देना है, आपके वर्क प्लेस पर तो नहीं है ना, तो आप क्या करो, अब बनी बनाई जाली मंगवा करके लगवा लो। आपका मेन एजेंडा क्या है, आपका काम हो गया, आपका काम तो हो गया ना, तो अब क्या हुआ, एलिमिनेशन आप पॉसिबल है कि भाई वहां पे आप क्या किया, आप वेल्डिंग का काम छोड़ने के बाद आपका काम हो गया, क्योंकि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो जाली लगवाना। तो ये कह रहा सर, दैट परचेज रेडीमेड फैब्रिकेटेड स्टील इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क इनहेरेंट इन द वेल्डिंग ऑपरेशन।
कह रहा है कि बने बनाए फैब्रिकेटेड स्टील मंगाइए, स्टील की जालियां मंगा लो। किसके लिए? बचने के लिए इन द वेल्डिंग ऑपरेशन, यानी वेल्डिंग के काम से बचने के लिए आप बनी बनाई जाली लेकर क्या जो वेल्डिंग का काम ही नहीं किए तो खतरा वैसे ही खत्म हो गया उसका। चलिए अब आइए, अब अगर आप कुछ सामान उठाना ही है, ये सामान उठाना है, मैनुअल लिफ्टिंग होगा, मैनुअल हैंडलिंग करोगे आप, मैनुअल हैंडलिंग करेंगे तो कुछ खतरा होगा। अगर मैनुअल हैंडलिंग के खतरे को एलिमिनेट करना है तो मैनुअल हैंडलिंग छोड़ दीजिए। अगर झुक करके उठाने में दिक्कत है कमर में तो सीधा ऐसा उठाने का काम करिए, उठाने का काम ही छोड़ दीजिए। बट दूसरा तरीका क्या है भाई, एलिमिनेट तो करना पड़ेगा, तो मैनुअल हैंडलिंग छोड़ दो और कोई मशीन मिला के उठाओ, काम खत्म है। लेकिन क्या हुआ, आपने मैनुअल हैंडलिंग को ही एलिमिनेट कर दिया, समाप्त कर दिया, तो मैनुअल हैंडलिंग का खतरा नहीं बचा। बाकी तो आप लिफ्ट का यूज करें तो उसका तो रह जाएगा। कोई क्या है सर, लिफ्टिंग ऑपरेशन सच एज होस एंड लिफ्ट कैन बी यूज्ड टू कंप्लीटली एलिमिनेट मैनुअल हैंडलिंग। यानी लिफ्ट का या होजेस का यूज हम कर सकते हैं मैनुअल हैंडलिंग को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए फिर आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। प्रॉब्लम अब ये है अपने पास कि एलिमिनेशन सर हो नहीं पाया। आपने बोला कि 100 काम है तो 2-4 काम में लगेगा, बाकी में लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या काम छोड़ देंगे? नहीं। अब वो केस है कि सर काम तो करना ही है, काम को छोड़ने का तो ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, आपको काम तो करना ही करना है। तो अब शर्त ये है कि सर काम कैसे किया जाए। काम कर पाना बहुत टफ है, काम करना इतना इजी हमारे लिए नहीं बचा, तो अब काम करें कैसे? तो अब वहां पर आता है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम काम करेंगे वही, बशर्ते करेंगे क्या कि काम को करने का तरीका हम बदल देंगे। हमें काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा, हम उसमें चेंजेस करने होंगे। अब एक बात समझिए, जैसे हमने क्या बोला कि सर हम काम कर रहे हैं मैनुअल हैंडलिंग का, ठीक है, हम सामान को उठाने का काम कर रहे हैं, मैनुअली हमारा काम हो रहा था, सही है। अब अगर ऐसा किया जाए कि भाई क्रेन का यूज करें, हमने क्या किया, आदमी को हमने क्रेन से बदल दिया, काम खत्म हो गया। सीधी बात, आदमी काम करेगा, क्रेन की जरूरत, मतलब क्रेन का काम, सॉरी आदमी का काम कौन कर रहा है? अब क्रेन कर रहा है, तो क्रेन से जो भी दिक्कत है वो है, बाकी हमारा तो काम चल ही रहा है। वही कह रहा सर, समटाइम हजार्ड एलिमिनेशन कैन नॉट बी अचीव। अब वो केस है जब सर एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता है, मतलब हजार्ड को एलिमिनेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, देन आप क्या करोगे? बट इट इज पॉसिबल, तो ऐसा संभव है कि काम हम क्या करें कि कुछ ऐसा काम करें कि काम वही हो लेकिन खतरे का स्तर कुछ कम हो जाए। तो कह रहा सर, बट इट इज पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट वन हजार्ड विथ एन अदर दैट क्रिएट लेस रिस्क। मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि वो काम भी हो जाए और खतरा भी कुछ हद तक कम हो। जैसे ऊंचाई पर काम करने के लिए आपके पास सीढ़ी है, क्या सीढ़ी को किसी ऐसी चीज से बदल सकते हैं जिससे कि हम ऊंचाई पर काम भी कर रहे हैं और खतरा भी कुछ तो कम हो जाए? कोई ऐसी चीज आपके पास क्या है? स्काफोल्ड, स्काफोल्ड का यूज कर सकते हो। वर्कर हाइट का हजार्ड खत्म हुआ, हजार्ड एलिमिनेट हुआ वर्कर हाइट का नहीं, आप अभी हाइट पर ही काम कर रहे हो, बशर्ते एक प्लेटफॉर्म मिला आपको सेफली काम करने का, थोड़ा सा खतरा कम हुआ है। तो ये कह रहा है कि आप क्या करते हैं, आप किसी चीज को ऐसी चीज से बदल देते हैं जिससे खतरा बहुत ही कम हो जाए, ये काम आप करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है, वन हजार्डियस सब्सटेंस क्लासिफाइड एज टॉक्सिक। अगर कोई ऐसा जहरीली या कोई खतरनाक चीज है जिसको टॉक्सिक की कैटेगरी में रखा गया है, देन इट इज सब्स्टिट्यूटेड विथ वन दैट इज इरिटेंट। तो उसे हम किसी ऐसी चीज से बदल सकते हैं जो इरिटेंट हो। जैसे समझो, भोपाल गैस त्रासदी में एमआईसी को बनाने के लिए फॉस्जीन गैस का यूज किया जा रहा था। फॉस्जीन का नेचर क्या है? जहरीला। क्या कुछ ऐसा मान लो, अगर कुछ ऐसा रहा होता कि उसकी जगह पर कोई ऐसी गैस यूज की जाती जो जहरीली नहीं होती लेकिन हाँ थोड़ी सी अम्लीय इस तरह की चीज रही होती, तो होता क्या, भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक की वजह से जो लोग मारे गए वो मारे नहीं गए होते, ऐसा नहीं कि बचते भी। अगर लीक हुआ होता तो ज्यादा से ज्यादा किसी की आंख गई होती, बॉडी जला होता, अच्छा कुछ हुआ होता, लेकिन आदमी मारा तो कम से कम नहीं था। भाई तो जहां पर आदमी मर रहा है वहां पर हल्की फुल्की चोट लग के मच गया, वो तो सही है, फिर मर ही जाता ज्यादा ठीक है। भाई जल्दी बात है कि सही है, हल्की फुल्की चोट लग करके मतलब हमारा सेफ है, हमारा ज्यादा सही है। तो वही चीज कर रहे हैं सर,
कि आप किसी बहुत ही जहरीली चीज को इरिटेंट उत्तेजक के साथ अगर बदल सकते हैं, काम हो सकता तो करिए। जैसे हमने क्या किया, ऊंचाई पर काम करने के लिए हमने सीढ़ी को किससे बदल दिया, स्काफोल्ड। लैडर को हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, स्काफोल्ड से। काम हमारा अभी भी वर्क हाइट का हो रहा है, लेकिन कुछ सुरक्षित हमें कुछ सुरक्षा तो मिली है। अब आइए, उसके अलावा मान लो आपको सामान ढोना है, 10 बोरा है, 100 रुपये लाद दे, रुई का ये मान लो 10 बोरा 100 रुपये लाद दे, लेके जा रहे हो, मैनुअल हैंडलिंग हो रहा है आपका, कोई खतरा है उससे, पकड़ने में दिक्कत होगी, इधर उधर गिर रहा है, बार बार पता लपेट के अपने गिर गए। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग हो रही हो और काम आराम से हो जाए? ठेला, गाँव में ठेला यूज करते हो ना, रिक्शा वगैरह, ट्रॉली, वो क्या करते हैं, रिक्शे पर रखा, रख करके खींचना चालू किया, आप अभी भी मैनुअली खींच रहे हो, अपनी बॉडी पावर का यूज करके आप खींच रहे हो, लेकिन खतरा कुछ कम हुआ? जो फंस करके गिर सकते थे, जो हमारे ऊपर गिर सकता था, किसी से हम टकरा सकते थे, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। तो ये कह रहा है सर, हैंडलिंग ट्रॉली डज नॉट एलिमिनेट मैनुअल हैंडलिंग। जो ट्रॉली होती है सर, वो मैनुअल हैंडलिंग को समाप्त नहीं करती है, बट लेकिन क्या करती है, इट डज रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। ये क्या करती है सर, उस खतरे को, उस जोखिम को कम कर देती है, विच आर एसोसिएटेड विथ मूविंग बॉक्सेस अराउंड द वर्कप्लेस। और जब आप लेके 10 बोरा झूल रहे थे तो बॉडी पे बार बार हिल रहा डुल हो सकता है, आपको चोट लग सकती थी, अब उससे तो बचे ना भाई, रिस्क कुछ कम हुआ है पहले से। चलिए अब चार्ट वाले में आते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने उनको ऊपर चढ़ाया था, सही है। ऊपर चढ़ने के लिए भाई वर्क एट हाइट को पहला पॉइंट एलिमिनेट, एलिमिनेशन पॉसिबल है अपने पास, ऊंचाई पर काम करना ही करना है। चलो अब एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी उनको दी गई है, सीढ़ी को बदल सकते हैं किससे, स्काफोल्ड से बदल दिए, यानी सब्स्टिट्यूशन तो लगा। अब आइए, अब आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल पे, ठीक है। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। जब आप टेक्निक्स का यूज करते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करते हो, तो वो होता है आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल। चलिए एग्जांपल के तौर पर, घरों में आप कटआउट लगाते हो, फ्यूज लगाते हो, एमसीबी वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्या एमसीबी झटका लगने से पहले ट्रिप होता है? हल्का सा टच हुआ तुरंत ट्रिप। रिस्क को कुछ कम किया, रिस्क समाप्त कर दिया, झटका लगने का रिस्क खत्म हो गया है। लेकिन जैसे हल्का सा टच होता है तुरंत ट्रिप करेगा तो व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी का जब आप इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल। कह रहा है इंजीनियरिंग कंट्रोल इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन। इंजीनियरिंग कंट्रोल में बेसिकली क्या करते हैं सर, इंजीनियरिंग सोल्यूशन यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज आप करते हो और जाकर के रिस्क को आप कंट्रोल करते हो। तो कह रहा है सर इंजीनियरिंग कंट्रोल इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन। इंजीनियरिंग कंट्रोल में इंजीनियरिंग सोल्यूशन या टेक्नोलॉजी की बात की जाती है टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू द हजार्ड, ताकि खतरे से बहुत कम हमारा कांटेक्ट बन रहा हो। इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे टोटल इंक्लोजर पूरी तरीके से बंद करेंगे, आप एरिया बैरिकेड करवाते हैं, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है। ऊपर गार्डरेल आपने दिया है, वो आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल है। आपने फिल्टर लगाया है, आपने लोटोटो लगाया है, आपने गोल पोस्ट बनाया है, आपने एग्जॉस्ट फैन दिया है, आइसोलेशन किया है, डबल आइसोलेशन हुआ है, सेफ्टी डिवाइसेस लगाई हैं, सर्किट ब्रेकर लगाया है, ये सब चीजें क्या हैं, ये सारा का सारा इंजीनियरिंग कंट्रोल है। सेफ्टी नेट आप दे रहे हो, क्या है, ये सारा का सारा इंजीनियरिंग कंट्रोल का ही पार्ट होता है। टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कुछ फायदा हुआ, ऊपर चढ़ा दिए, प्लेटफॉर्म दे दिए, गार्डर लगा दिए बंदे के चारों तरफ, खतरा कुछ कम हो रहा है। चलिए अब आइए, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली फंडा डॉक्यूमेंटेशन। जितना भी डॉक्यूमेंट आप यूज करते हो अपने वर्क प्लेस पर, वो सारा का सारा किसमें आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जैसे टीबीटी से लेकर के वर्क एट हाइट का उसका पास, आपका परमिट, इंडक्शन, वर्कर का ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सुपरवाइजर, जो आप ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, सारा कुछ क्या आएगा, सब इसी का पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में। तो वो आता है कितने नंबर पे, तीसरे चौथे, ये चौथे पायदान का है। डॉक्यूमेंटेशन कब आएगा, जब पहली दूसरी तीसरी चीज आएगा, तब चौथे नंबर पर डॉक्यूमेंटेशन को देखना है। चल तो वही कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर दोस रिलाई ऑन प्रोसीजर एंड बिहेवियर।
ये वो चीजें होती हैं जो प्रोसीजर पर डिपेंड करते हैं। इनका मतलब प्रोसीजर बनाया गया, क्या है, कैसे करना है, उसका प्रोसीजर बना होता है। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है बेसिकली। देखिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी काम अगर आप करते हो, उसको काम को करने का एक तरीका बनाया जाता है, और वो तरीका ऐसा होना चाहिए जो तेज हो और सुरक्षित भी होना चाहिए। उसी को बेसिकली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहा गया। तो वही कह रहा है सर दैट दिस इज अ फॉर्मल प्रोसीजर विच डिफाइन अ मेथड। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है? तो यह एक ऐसा तरीका होता है काम को करने का जो हमें बताता है क्या, अ मेथड ऑफ वर्किंग, काम को करने का एक ऐसा तरीका बताता है दैट एलिमिनेट हजार्ड, जो खतरे को या तो समाप्त ही कर देता है या मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद देम, या तो उस खतरे को समाप्त कर दे या क्या करे भाई, कम करे। तो इसमें बेसिकली बताया जाता है कि काम कैसे कैसे किया जाएगा। आप ऊपर चढ़ोगे फिर ये होगा, फिर ऐसे करना है, फिर इनको ये गाइड करेंगे, फिर कोई ये गाइड करेंगे। पूरा प्रोफार्मा बना होता है, पूरा रिटन फॉर्मेट में रहेगा, वो रहता है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, इन सब का रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये सारे भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। और रिड्यूस एक्सपोजर, अगर व्यक्ति लंबे समय तक काम करे, दिक्कत है, समय सीमा घटाइए उसकी, सेफ रहेगा, वो हो जाता है। तो ये कुछ चीजें, कुछ बातें होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कंसीडर की जाती है, जिन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब बचा लास्ट हमारा पीपीई। ठीक, चलिए अब बात हो रही है पीपीई की। पीपीई का मतलब क्या है? देखिए इसके नाम में ही पूरा डेफिनेशन छिपा हुआ है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप से, प्रोटेक्टिव मतलब बचाने वाले इक्विपमेंट, मतलब जो व्यक्ति पहने उसे वो बचा रहा होगा। इसे थोड़ी कि हेलमेट पहना सामने वाला तो आप सेफ रहिएगा, वो नहीं होता है। तो वही कह रहा है सर, ये क्या है? तो इक्विपमेंट और क्लॉथिंग, वो इक्विपमेंट या वो कपड़े दैट इज वॉर्न और हेल्ड बाय अ वर्कर, जो वर्कर के द्वारा पहना जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, दैट प्रोटेक्ट देम, जो उन्हें बचाता है, फ्रॉम वन और मोर रिस्क टू देयर सेफ्टी एंड और हेल्थ, जो उन्हें उस रिस्क से बचाता है, उस सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज से उन्हें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, वो क्या कहलाता है? उसका पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसे कहा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? एक समस्या होती है, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब आप जो ऊपर आपने चारों पढ़े उन चारों का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और कभी ऐसा केस हो सकता है जब आप उन चारों का इस्तेमाल ना कर पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप चारों का इस्तेमाल कर भी सकते हो सकता है ना भी कर पाओ। अब केस चाहे जो आप यूज कर पा रहे हो चाहे ना कर पा रहे हो, लेकिन रिस्क तो बचा रहेगा, चाहे आप जो कर लो रिस्क तो बचा रहेगा, जो रेसिडुअल रिस्क रहा। अब उसी रेसिडुअल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम पीपीई का यूज करते हैं। मतलब इतना समझिए, जो बहुत थोड़ा मोड़ा जो रिस्क बचा है, जो बहुत थोड़ा बहुत रिस्क बचा है, उसी को केवल पीपीई कंट्रोल कर सकते हैं, किसी बहुत बड़े खतरे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? मैं तो कह रहा सर देयर आर इंस्टेंसेस वेयर नन ऑफ द एबव कंट्रोल मेजर कैन बी यूज। कह रहा है कि बहुत बार ऐसी कंडीशन होगी कि ऊपर जो भी आपने कंट्रोल मेजर या हायरार्की में बोला वो यूज नहीं किया जा सकता है, एंड देयर आर टाइम व्हेन सम ऑफ देम कैन, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बाकी के जो है वो यूज हो भी सकते हैं। मतलब ऐसा केस हो सकता है सर कि जो कंट्रोल आपने बोले उसका इस्तेमाल हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनका इस्तेमाल ना हो पाए। अब चाहे यूज हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन रेसिडुअल रिस्क स्टिल रिमेन, रेसिडुअल रिस्क हमेशा बचा रहता है। मतलब रिस्क तो रहेगा चाहे आप जो कर लो। तो अब अगर ऐसा है कि आप चाहे जो कर लो रिस्क बचा है, तब क्या करेंगे सर? देन इफ दिस इज द केस, अगर ये सिचुएशन आपके सामने है भाई कि रिस्क बचा है, देन इट मे बी नेसेसरी टू यूज पीपी। तो अब आपको पीपी का यूज करना ही होगा। अब आप पीपी का यूज करोगे। मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपीज आर अवेलेबल। भाई बहुत सारे पीपीज है, आप खुद ही देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको देखने में मिला है भाई सर से लेकर के पांव तक बचाने के अलग पीपीज दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए, तो वही कह रहा है जैसे, चलिए इसको छोड़ते हैं, सर से पांव तक आइए। सर को बचाने के लिए क्या दिया गया है? हार्ड हैट है। कान को बचाने के लिए ईयर प्लग्स मिले हैं आपको, ईयर मफ मिले हैं। आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स है। पूरे फेस को बचाने के लिए फेस शील्ड मिला है आपको।
बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कवरऑल है आपके पास रिफ्लेक्टिव जैकेट्स हैं, आप लेदर अप्रॉन का यूज करते हो, हाथों को बचाने के लिए ग्लव्स का यूज करते हो, पैरों को बचाने के लिए सेफ्टी शूज का यूज करते हो। तो हर काम के लिए अलग अलग पीपीज भी डिसाइडेड एंड डेडिकेटेड हैं, तो इनका इस्तेमाल वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। वही बोल रहा है, ईयर डिफेंडर फॉर नॉइज, ईयर डिफेंडर का यूज करते हैं नॉइज से बचने के लिए, ग्लव्स का यूज करता है टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद सब्सटेंस हजार्डियस टू द स्किन, यानी किसी ऐसी चीज से बचने के लिए जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे बचने के लिए ये यूज होता है। रेस्पिरेटरी, आप लोग स्काबा स्कूबा खूब पढ़े हैं, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। आंखों से बचने के लिए आई प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसे भाई चश्मा वगैरह लगा लिया आप, तो ये सारी चीजें होती हैं पीपीई में। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।